अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यह सच्चा वाक़या मेरी दोस्त के साथ पेश आया जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी दोस्त का नाम शाइस्ता था। अपने नाम की तरह वो मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। हम दोनों पहली क्लास से ही साथ पढ़ते थे और जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त हम 8वीं जमात में थे। हम हर जगह साथ साथ होते थे, वो क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो या असेंबली ग्राउंड। हम दोनों तो एक दूसरे की बातें किए बगैर ही समझ जाते थे। वो सुबह एक आम सी ही सुबह थी। सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे, फिर भी ना जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। इस कैफियत के बावजूद भी मैं स्कूल आ गई और स्कूल आकर मुझे बहुत हैरत हुई कि जो शाइस्ता हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती थी, आज उसकी मुस्कुराहट को क्या हो गया है। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन उसने बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं बहुत दिन तक परेशान रही कि क्या हुआ है, क्यों इस हंसती बोलती लड़की को चुप लग गई है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी प्यारी दोस्त के चेहरे की रौनक किसी दरिंदा सिफ्त इंसान ने तारीकी में बदल दी है। दिन आगे खिसकते गए। हमारी 8वीं क्लास के फाइनल पर्चों में 3 माह रह गए थे और चूँकि ये सेकेंडरी की आखिरी क्लास थी जिसमें सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि आगे 9th क्लास में आसानी हो, सो मैंने भी शाइस्ता से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर ध्यान लगा दिया। शाइस्ता आए दिन छुट्टियां करने लगी। उसकी सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। मेरे लाख पूछने पर भी वो मुझे कुछ ना बताती। आंखों में उदासी लिए मुझे देखती जा रही थी। झटका तो मुझे तब लगा कि जब फाइनल पेपर्स में शाइस्ता पासिंग मार्क्स देकर पास हुई। जो लड़की क्लास की ज़हीन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आती थी, वो कैसे इतना पीछे चली गई। ये सब कुछ सोचने का ना तो टीचर्स के पास वक्त था और ना ही बाकी क्लास फेलोज के पास, मगर मेरी तो वो एक ही दोस्त थी ना। इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं मालूम करके ही रहूंगी कि आखिर हुआ क्या है, असल में इसके साथ बात क्या है जो ये लड़की इस तरह हो गई है। ना हंसती है, ना खेलती है, ना पढ़ाई में ध्यान है, ऐसा हुआ क्या। फाइनल टर्म के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई, जिसके पहले ही दिन मैंने उसको फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन पर मुझसे बात की तो वो तो बहुत रो रही थी और साथ ही साथ ये भी कह रही थी कि तुम मेरे घर आओ, अभी के अभी मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मगर उस वक्त मेरी अम्मी घर पर नहीं थी कि वो मुझे वहाँ छोड़ देती। आखिरकार मेरे इसरार पर वो हमारे घर आ गई। उसका गुलाबी चेहरा किसी मरीज़ की तरह पीला हो रहा था, आंखें अंदर धसी हुई थीं और गालों पर मिटे मिटे से आंसुओं के निशान थे। मैं उस वक्त खुद 14 साल की थी। मुझे तो उसकी ये हालत की वजह ही समझ नहीं आ रही थी और वो साथ साथ रो भी रही थी। मेरे समझाने और दिलासा देने के बाद जो कहानी उसने सुनाई, उसको सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग उस वक्त काम करना छोड़ चुका था। जो कुछ उसने बताया वो उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी फैमिली में कुल 5 लोग हैं, अम्मी, अब्बू, 2 बड़ी बहनें और सबसे छोटी मैं। और शायद छोटा होना ही मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी थी। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ मीठा पानी हर घर में नहीं आता था। पूरे मोहल्ले या गली में सिर्फ किसी एक के घर में मीठे पानी का नलका लगा होता था, जहाँ से सब गली वाले पानी भरते थे। हमारी गली में जिस घर में नलका लगा था वो साइमा बाजी का घर था। वो अपने शोहर के साथ उस छोटे से घर में अकेली रहती थी। उनके ससुराल और मेके में से कभी किसी को भी उनके घर आते जाते नहीं देखा था। वो गली के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उनके शोहर का पता नहीं क्या काम करते थे, क्योंकि वो हर वक्त घर पर ही दिखाई देते थे। वो दिन भी कैसा मनहूस दिन था, साइमा बाजी घर पर ना थी और मेरी उर्दू की कॉपी उनके घर में रह गई थी, क्योंकि मैं उनसे ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मैंने सोचा कि कल स्कूल में ज़रूरत पड़ेगी तो चलो अभी लेके आती हूँ। ये सोचकर मैं वहाँ चली गई, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि साइमा बाजी घर पर नहीं है।
तो फौरन पढ़ाई वाले में कमरे में गई और जाकर वहाँ से ढूंढकर अपनी किताब उठा लाई, लेकिन उनके शोहर ने सहन में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अंकल मेरा हाथ छोड़ दें, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़े चेहरे पर खबासत सजाए मुझे देखते रहे और कहा कि तुम छुड़ा लो हाथ। जब मैंने बहुत कोशिश की उसके बाद भी उन्होंने मेरा हाथ ना छोड़ा, तो मैं तो फिर रोने लग पड़ी। मुझे रोता देखकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा कि आज पानी भरने तुम हमारे घर में अकेली आना, क्योंकि पानी भरने के लिए मैं और सोबिया बाजी जाते थे, क्योंकि बड़ी आपा तो बाहर ना निकल पाती थी घर से, और मजबूरी ये थी कि पानी भरना मुझ अकेले का काम ना था, वरना ये जिम्मेदारी भी शायद अकेली मेरी ही होती, क्योंकि हमारे घर वालों की तो रिवाज है ना, कुछ भी काम हो छोटे से ही करवाना है। उस दिन तो मैं बाजी के साथ ही गई और वो अंकल मुझे बाजी के साथ देखकर फौरन अंदर चले गए। जाते हुए बाजी मुझसे थोड़ा सा आगे होके चल रही थी, तो मुझे अकेला देखकर हामिद अंकल यानी साइमा बाजी के शोहर जल्दी से बाहर निकल आए और मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैं अकेली क्यों नहीं आई, और साथ धमकी भी दी कि कल पढ़ाई के टाइम के बाद 8 बजे दोबारा आऊं। अगर मैं ना आई तो वो मेरे घर आकर सबको कह देंगे कि मैंने उनके घर चोरी की है। उस रात घर में आकर मैं बहुत रोती रही। अम्मी और बहनों को लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत खराब है और इस वजह से मैं रो रही हूँ। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि असल में मुझे क्या हुआ है। एक बार भी मेरी माँ और बहनों ने आकर मुझसे ये नहीं कहा कि तुम रो क्यों रही हो। खैर, उसके बाद मेरी बदकिस्मती शुरू हुई। अगले दिन भी बाजी ने ट्यूशन की छुट्टी दे दी थी और मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे रात के 8 बजे वहाँ पहुँचना था। जब डरते डरते मैं वहाँ गई तो अंकल मुझे फौरन अंदर ले गए और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने कहा भी कि आपको क्या काम है, आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं। तो उन्होंने मुझे कुछ देर रुकने का कहकर कंप्यूटर ऑन किया और मुझे कुछ तस्वीर दिखाई। जब वो तस्वीर मैंने देखी तो मैं तो रोने लग पड़ी, क्योंकि वो थी ही ऐसी। उनमें मैं अंकल के साथ ऐसी हालत में थी कि उनको देखकर तो शर्म के मारे मेरी ज़ुबान बंद हो गई। फिर मैंने कहा, अंकल ये सब तो गलत है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मालूम है, लेकिन अब जो मैं कहूँ और तुमने वो ना माना तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे मोहल्ले वालों को दिखा दूंगा। ये सुनकर तो मैं डर गई, इसीलिए मैंने किसी से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। और फिर यही बात मुझे डराती रही कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं सख्त परेशानी में मुब्तला हूँ। मेरा सर हर वक्त फटता रहता है। मुझे हर वक्त एक अनजाना डर सताता है। मैं रात को ठीक तरह से सो भी नहीं सकती। मुझे खौफ आता है, मुझे घिन आती है अपने आप से। अम्मी अब्बू बहुत सख्त तबीयत के हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। मैं कैसे बताऊं, मुझे हिम्मत और हौसला नहीं होता। वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तस्वीरें बिल्कुल असली लगती हैं। यही वजह है कि मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। मुझे ना खाने को दिल करता है, ना ही हंसने खेलने को दिल करता है। फिर ठीक 1 हफ्ते बाद साइमा बाजी की दोस्त की शादी थी, जो कि हैदराबाद में रहती थी। तो बाजी उनके घर 4 दिन के लिए चली गई और जाते हुए पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने शोहर को दे गई। वो मुझे बुला लेते और मेरे साथ ये हरकतें शुरू कर देते। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अम्मी और बहनों को तो अपने कामों से फुर्सत नहीं कि मेरी तरफ ध्यान भी दें। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और मुझे साथ में डर भी बहुत लगता है। मेरा ट्यूशन जाने को ज़रा दिल नहीं करता। मैं अम्मी को कहती हूँ मुझे ट्यूशन नहीं जाना, तो अम्मी मुझे डांटती हैं, बाजियाँ भी डांटती हैं। वो कहती हैं कि आगे तुम्हारे नंबर बहुत बुरे आए हैं, ट्यूशन हर हाल में जाना है। पर मेरा दिल नहीं लगता अब पढ़ने को, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। और फिर रोज़ पानी भरने भी अम्मी भेज देती हैं। मैं क्या करूँ? पानी भरने के लिए मना करती हूँ तो अम्मी और बहनें कहती हैं कि हद हराम हो गई है, ना पढ़ने में दिल लगाती है और ना ही कोई काम करने में। मैं सख्त परेशान हूँ। अगर ये तस्वीरें उसने मेरे अब्बू को, अम्मी को और साथ मोहल्ले वालों को दिखा दी तो क्या होगा? तुमसे ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि तुम किसी को नहीं बताओगी।
اگر میں کسی سے کچھ کہہ بھی دیتی ہوں نا تو وہ انکل تصاویر دکھا کر کہیں گے کہ میں خود ان کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہتی تھی۔ یہ سب بتا کر تو شائستہ نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ نہ میں یہ کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی حالت پر قابو پا سکتی تھی۔ میں خود بھی اپنے ماں باپ سے ڈرتی تھی۔ میں کیسے اپنے منہ سے اپنی دوست کی بات اپنی امی کو بتاتی یا اس کے والدین کو بتاتی؟ میں خود اس وقت ناپختہ ذہن کی لڑکی تھی۔ خیر شائستہ تو مجھے بتا کر چپ ہو گئی، اور وقت بھی بہت ہو گیا تھا سو وہ گھر چلی گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ ابھی تم گھر جاؤ، کل میں تمہارے گھر آتی ہوں، وہاں مل کر کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے یہ کہنے سے وہ گھر چلی گئی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے دادا کئی دنوں سے بیمار تھے۔ اس رات اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل کروا دیا گیا، لیکن صبح تک ان کا انتقال ہو گیا، اور ان سب کے درمیان 3 دن گزر گئے اور میں بھی گھر میں مصروف ہو گئی۔ لیکن جب 3 دن گزرے تو مجھے میری دوست شائستہ کی یاد آئی کہ وہ تو بہت سخت پریشان تھی، میرا انتظار کرتی رہی ہوگی، نہ جانے کیا سوچتی ہوگی۔ اس کی وہ سب باتیں سن کر مجھ پر اتنی وحشت، دہشت اور خوف سوار ہے، تو جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس کے گھر فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر میں دوپہر تک امی کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے امی کو بتایا کہ مجھے ہر حالت میں شائستہ سے ملنا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر میرا منتظر تھا۔ اس کے گھر کے آگے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئی، لیکن وہاں اب میری دوست میرا استقبال کرنے کے لیے نہ تھی۔ پچھلی رات نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہاں سب لوگ حیران تھے کہ اچانک اسے کیا ہوا، یہاں تک کہ اس کی امی بھی بے خبر تھی کہ ایسا کون سا صدمہ تھا جو اس نے اتنا دماغ پر اسٹریس لے لیا تھا۔ لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت دل چاہا کہ خوب چلا چلا کر کہوں کہ آنٹی، میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس کمینے انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ کاش اپنی بیٹی کے زرد پڑتے پیلے چہرے کو دیکھ کر آپ اس سے کچھ پوچھتی۔ جب وہ ٹیوشن جانے سے منع کرتی تھی یا پانی بھرنے کے لیے منع کرتی تھی، تب آپ اس سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، تم وہاں جانے سے کیوں منع کرتی ہو؟ کیوں تم اتنی سہمی اور ڈری ہوئی سی رہتی ہو؟ کیوں تمہارا رزلٹ اس دفعہ خراب آیا ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے اس سے کچھ پوچھنے کی زحمت نہ کی، اور وہ ان سب باتوں کو راز کی طرح اپنے سینے میں لے کر چلی گئی۔ میں چاہتے ہوئے بھی یہ باتیں آنٹی کو نہ کہہ پائی، کیونکہ میں خود خوفزدہ تھی اور اپنی دوست کے اس طرح اچانک دنیا سے چلا جانے پر بے حد صدمے اور غم میں مبتلا تھی۔ لیکن آج اتنے عرصے بعد میں نے شائستہ کی کہانی آپ تک اس لیے پہنچائی ہے تاکہ اس کو پڑھ کر اب کوئی ماں اپنی شائستہ کو حامد انکل جیسے بھوکے بھیڑیا کے آگے نہ ڈال دے، کیونکہ یہ صرف شائستہ کی امی کا نہیں، آج کی ساری ماؤں کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑے آرام سے کہیں بھی بھیج دیتی ہیں اور پھر سکون سے بیٹھ جاتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ انہیں وہاں کوئی پرابلم تو نہیں، وہاں کوئی پریشان تو نہیں کرتا۔ مائیں کبھی نہیں کہتی کہ بیٹا کبھی ہم سے کوئی بات نہ چھپانا، اگر کوئی پریشان کرے تو ہمیں ضرور بتانا۔ اس کہانی کے ذریعے میری تمام بیٹیوں کی ماؤں سے درخواست ہے کہ حامد انکل جیسے بے لگام گھوڑے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں، لڑکیوں کے جسم کو نوچ کھانے کے لیے انسانی روپ میں گد رہتے ہیں، وہ تو انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ خدارا آپ تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے، ان کی تربیت میں یہ شامل کر دیجیے کہ ماں باپ سے ڈرنا نہیں، ماں باپ سے کچھ چھپانا نہیں، ماں باپ ہی اپنے بچوں کے اصلی خیر خواہ ہیں۔ اگر کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، تو بلا کسی خوف و خطر اپنے ماں باپ سے یا کم سے کم اپنی ماں سے ضرور اس بات کو شیئر کریں۔ اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھیں۔